नमस्कार। हम लोग फंडामेंटल राइट्स अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे फंडामेंटल राइट्स में संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसके लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 29 और 30 का प्रावधान किया गया है। जहां तक संस्कृत की बात करते हैं, दुनिया में जितनी विविधता है वो सारे के सारे भारत में विद्यमान है। दुनिया के जो रहन सहन है सब भारत में विद्यमान है। और भारत में जो संस्कृत है वो जीवन शैली के रूप में आ चुकी है। लोकतंत्र भारत के जीवन शैली में है और लोकतंत्र की खूबसूरती संस्कृति ही है। वो संस्कृत क्या करती है? महान बनाती है। भारत में रहने वाले लोग अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। इसलिए दायित्व होता है कि सबकी संस्कृतियों का सम्मान किया जाए। दुनिया का कोई भी देश अगर अपने आप को धार्मिक राष्ट्र घोषित किया हुआ है तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि उसमें रहने वाले सभी लोगों के लिए समान भाव से उसका स्थान नहीं है। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। क्यों? भारत में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत लोकतांत्रिक देश है। न सिर्फ संविधान में बल्कि जीवन शैली में ही लोकतंत्र है। भारत विविधता में एकता वाला देश है। यहाँ 1700 बोलियां बोली जाती हैं। इसलिए संविधान निर्माताओं ने विशेष रूप से फंडामेंटल राइट्स में इसको स्थान दिया। जीवन शैली तो है ही है, ताकि संविधान में भी स्थान दे दिया जाए, जिससे लोग गौरवान्वित महसूस कर सके, जिससे रहने वाले लोग यहाँ के अपना सर्वांगीण विकास कर सके। जहां तक अल्पसंख्यक वर्ग का प्रश्न है, इनके लिए विशेष प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ जाती है। अल्पसंख्यक के निर्धारण के लिए देश स्तर और प्रदेश स्तर दोनों पैमाना बनाया गया है। प्रदेश स्तर को छोड़ दिया गया है कि अपने स्तर से निर्धारण कर लें, जबकि देश स्तर की बात करते हैं तो देश स्तर पर अल्पसंख्यक के निर्धारण के लिए जनसंख्या, धर्म, भाषा, संस्कृत आधार बनाया जाता है। और इस आधार पर भारत में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक की मान्यता दी गई है। वो 6 समुदाय कौन है? याद रखेंगे। पहला है मुस्लिम, दूसरा ईसाई, तीसरा बौद्ध, चौथा सिख, पांचवा पारसी और छठवां और लास्ट है जैन। इसको सबसे बाद में शामिल किया गया है। तो यहां पर देखेंगे 6 समुदायों को भारत ने देश स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया हुआ है। इसी तरीके से इनको विशेष प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ जाती है। अगर हम लोग आर्टिकल 29 की बात करते हैं तो ये अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष संरक्षण की बात करता है। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष संरक्षण, विशेष संरक्षण। हम लोगों ने देखा कि अल्पसंख्यक का निर्धारण किस लिए किया जाता है, और अल्पसंख्यक के लोग जो इनकी भाषा होती है, इनकी लिपि होती है, इनकी संस्कृत होती है, उसका विशेष संरक्षण वो कर सकते हैं। संविधान उनको प्रोटेक्शन करता है। अगर कोई व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसके लिए न्यायालय क्या करती है? एक संरक्षण प्रदान करती है। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जीवन शैली में ही विविधता में एकता भारत में विद्यमान है। लोकतंत्र हमारे यहाँ जीवन शैली में है। संस्कृत संबंधी लोकतंत्र भी जीवन शैली में है। अगर हम लोग उन स्कूलों की बात करते हैं जहां सरकार फंडिंग करती है या राज्य मान्यता दिया हुआ है, ऐसा कोई भी विद्यालय
धर्म के आधार भेदभाव नहीं कर सकती, मूल वंश के आधार भेदभाव नहीं कर सकती, जात के आधार भेदभाव नहीं कर सकती, भाषा के आधार भेदभाव नहीं कर सकती, जिससे अल्पसंख्यक वर्गों का भी संरक्षण होता रहे। अगर ऐसा भेदभाव होगा तो अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण नहीं होगा। तो भारत में रहने वाले सभी लोग अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर सकें, इसलिए पूरी तरीके से प्रावधान किया गया है। और साथ ही हमारा आर्टिकल 30 की बात करते हैं तो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं। कौन? अल्पसंख्यक वर्गों के लोग शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा? अपने धर्म, अपनी भाषा को संरक्षित कर सकते हैं। वो धर्म के आधार पर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, भाषा का आधार कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या है, इसका प्रशासन का अधिकार भी अपने अधिकार में ले सकते हैं और पूरी तरीके से वो संचालित कर सकते हैं। लेकिन अगर शर्त रखी गई है, अगर सरकार फंडिंग करती है इन स्कूलों को, तो सरकार क्या कर सकती है? उसमें दिशा निर्देश जारी कर सकती है। जो टीचर की नियुक्ति है उसमें वो सलाह दे सकती है। साथ ही साथ उसमें आधुनिकीकरण की, शिक्षा की आधुनिकीकरण की व्यवस्था कर सकती है, जिससे देश क्या कर सके? विकास कर सके। देश में एक तार्किक चेतना का विकास हो, वैज्ञानिक सोच डेवलप हो। इस तरीके से भारतीय संविधान में संरक्षण दिया गया है। तो हम देखते हैं कि भारत जो विविधता में एकता वाला देश है, वो व्यवहारिक रूप से उसका संरक्षण तो होता ही है, जीवन शैली में संरक्षण होता ही है, संविधान की तरफ से विशेष इसको स्थान दिया गया है। जहां तक इसमें प्रीलिम्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो खास करके मैं बता दूं वो कौन कौन से है। जैसे आर्टिकल 29 पूछ लिया जाता है, किससे संबंधित है, 30 पूछ लिया जाता है, और साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग में कौन कौन लोग आते हैं वो यहां से पूछ लिया जाता है। इतने सवाल होते हैं। और जहां तक मेंस की बात है, पूरे जीवन शैली की बात की जाती है। जीवन शैली में इसका एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है, निबंध में भी इसका वर्णन किया जा सकता है। भारत विविधता में एकता वाला देश है और जितने खान पान दुनिया में है सब यहाँ विद्यमान है, जितने रहन सहन विश्व में सब यहाँ विद्यमान है, जो बोलियां हैं सब यहाँ विद्यमान है। अगर आप विश्व का भ्रमण न कर सके, केवल भारत का भ्रमण कर लें, तो समझिए आपने पूरे विश्व का भ्रमण कर लिया। ऐसी विविधता है भारत में। इतनी विविधता को लेकर के चल पाना दुनिया में अगर किसी बस की बात है तो भारत की बस की बात है। क्यों ऐसा है? क्योंकि भारत की व्यवस्था सिर्फ संविधान से नहीं, सिर्फ नियत से नहीं, बल्कि नियम के साथ साथ नियत से संचालित होती है। और हमारा देश नियम से कम नियत से ज्यादा चलता है। हमारे देश लोकतंत्र क्या है? एक नियत है। विविधता में एकता क्या है? नियत है। नियम तो बाद में है, लोकतंत्र तो बाद में है, किताबी रूप से, जीवन शैली में पहले है। तो भारत विविधता में एकता का जो एक समायोजन किया हुआ है उसको संचालित कर रहा है और निरंतर संचालित करता रहेगा। तभी तो कहा जाता है कि आने वाले वक्त में भारत क्या है? विश्व गुरु बनेगा। और ऐसे ही नहीं कहा जाता है, ये गुण उसके अंदर विद्यमान है। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग आगे भी देखते रहेंगे।